हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेस्ट 1000 प्लस फिजिक्स MCQ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे NCERT, लुसेंट और घटना चक्र के क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट। और आज का लेक्चर पार्ट 1 है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन ए वैक्यूम में 5 रुपी कॉइन, ए फेदर ऑफ ए स्पैरो बर्ड एंड ए मैंगो आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट। The time taken by them to reach the bottom is T1, T2 and T3 respectively. In this situation, we will observe that क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। एक वैक्यूम में एक 5 रुपये का सिक्का, एक गौरैया पक्षी का पंख और एक आम समान ऊंचाई से एक साथ गिराए जाते हैं। उनके द्वारा नीचे तक पहुंचने में लिया गया समय क्रमशः T1, T2 एंड T3 है। इस स्थिति में हम देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है? T1 T2 से बड़ा है और T2 T3 से बड़ा है। ऑप्शन बी क्या है? T1 T3 से बड़ा है और T3 T2 से बड़ा है। ऑप्शन सी क्या है? T3 T1 से बड़ा है और T1 T2 से बड़ा है। ऑप्शन डी क्या है? T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? आप एक कॉन्सेप्ट जान लो कि जब किसी भी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर सिस्टम कैसा हो, एयर रेजिस्टेंस फ्री हो। अगर वैक्यूम में किसी भी बॉडी को किसी हाइट से गिराया जाता है तो लिया गया समय उसके हाइट पे डिपेंड करता है, न कि मास पे। या तो आप कोई 5 kg का वेट का सामान है उसे ड्रॉप करो, या 1000 kg वेट है उसे ड्रॉप करो। टाइम टेकन किस पे डिपेंड करेगा? केवल हाइट पे, ना कि उसके मास पे। कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे लगाओ। तीनों अलग अलग चीज़ है ना। एक 5 रुपये का सिक्का है, एक गौरैया पक्षी का पंख है और एक आम है। समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया? जब समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो समय क्या लगेगा? इक्वल लगेगा, ना कि उसके मास पे डिपेंड करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। अब देखो, जूल किसका ऐसा यूनिट होता है? एनर्जी का, ऊर्जा का। जूल ऊर्जा का ऐसा यूनिट होता है। और पास्कल किसका ऐसा यूनिट होता है? प्रेशर का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जूल ऊर्जा का ऐसा यूनिट होता है और पास्कल किसका ऐसा यूनिट होता है? प्रेशर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेबर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी वेबर पर मीटर, ऑप्शन डी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है इसे। फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। और इसे डिनोट करते हैं WB से। अब देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्यों होता है? तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? B.A। ओके, आपको याद रखना है, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? B.A। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए क्या है? एरिया। तो अभी आपने क्या पढ़ा? फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेबर होता है ना। तो फ्लक्स की जगह पे क्या लिख लो? वेबर। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो जब मीटर स्क्वायर को नीचे भेजेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट, जो क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिग्री, ऑप्शन बी रेडियन, ऑप्शन सी, यहाँ ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी स्टेरेडियन, ऑप्शन डी रेडियन सेकेंड। तो आपको याद रखना है कि एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या होगा, स्टेरेडियन होता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सतह तनाव की एसआई इकाई क्या होती है। तो एक फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि कोई भी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है तो किसके बराबर होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी मतलब 1 मिनट यार, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सॉरी सी, फोर्स हो जाएगा। जो हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इसी रिलेशन से डिराइव्ड होता है। कैसे होता है, मैंने क्या बताया अभी, F इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। तो मास तो कांस्टेंट है, तो m इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड अपॉन डेल्टा टी, और इस टर्म को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आई बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी v पोजेज ए काइनेटिक एनर्जी k। इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से गतिमान है और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कितनी है, k है। यदि उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है ना। अब जब वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 4K। कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे भी की जगह 2 भी रख दो। भी की जगह पे जब हम 2 भी रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम 4v स्क्वायर। इस 4 को आप कॉमन ले लो तो क्या बचा, 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ना। तो इसे लिख सकते हैं 4K। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी, 4K विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए बस कैन कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द सेकेंड हाफ विथ स्पीड v2। द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। एक बस एक निश्चित दूरी के पहले आधे हिस्से को v1 की गति से और दूसरी आधी दूरी को v2 की गति से तय कर सकती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए v1 प्लस v2 अपॉन 2, ऑप्शन बी क्या है, v1 डॉट v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऑप्शन सी क्या है, अंडर रूट v1 इंटू v2,
अंडर रूट V1 इंटू V2। ऑप्शन डी क्या है, 2V1 V2 डिवाइडेड अपॉन V1 प्लस V2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, और मान लो कि हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने स्पीड से, V1 से, और अदर हाफ डिस्टेंस V2 स्पीड से कवर कर रहा है। और ये डिस्टेंस मान लो कि x है और ए भी डिस्टेंस क्या है, x है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अब देखो सपोज करो कि V1 स्पीड से T1 टाइम तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है और V2 स्पीड से T2 टाइम तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो टोटल टाइम कितना लेगा, टोटल टाइम कितना लेगा, T इक्वल टू T1 प्लस T2, ये होता है ना। और समय क्या होता है, दूरी डिवाइडेड अपॉन चाल। अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2x है ना। तो 2x डिवाइडेड अपॉन एवरेज वेलोसिटी होल जर्नी के लिए डिवाइडेड इक्वल टू T1 क्या है, V1 वेलोसिटी से डिस्टेंस तय कर रहा है ना। तो डिस्टेंस क्या है, x है, और वेलोसिटी कितनी है, V1 है, प्लस T2 कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड अपॉन V2। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये हमें V एवरेज की वैल्यू निकालनी है, V एवरेज की वैल्यू निकालनी है। तो V एवरेज जब आप इसे सॉल्व करोगे तो V एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग खुद से सॉल्व करना। V एवरेज की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2V1 V2 डिवाइडेड अपॉन V1 प्लस V2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 2V1 V2 डिवाइडेड अपॉन V1 प्लस V2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोमेंटम हैज, ऑप्शन ए है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑप्शन सी नो डायरेक्शन, ऑप्शन डी डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मोमेंटम को क्या लिखते हैं हम लोग, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पोटेंशियल इज मेजर्ड इन, विभव को किस में मापा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन सी जूल पर कूलम, ऑप्शन डी जूल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो वाट को क्यों किससे मापा जाता है, पावर को मापा जाता है, वाट से पावर को मापा जाता है। जूल एनर्जी का यूनिट है, और पोटेंशियल का क्या होगा, तो हम लोग क्या चाहते हैं, एक फॉर्मूला याद कर लो आप, वर्क डन इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, जिसे हिंदी में विभव बोलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल को किस में मापा जाता है। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, तो यहाँ जूल लिख लो। चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो कूलम को सी से डिवाइड करते हैं, या कूलम टोटल लिख लो आप। कूलम किससे मल्टीप्लाई करना होता है, पोटेंशियल से, पोटेंशियल को भी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पोटेंशियल इज मेजर्ड इन, तो पोटेंशियल किससे मेजर किया जाएगा, यहाँ तो जूल है ना, तो जूल, इसको कूलम को अब नीचे भेज दो, तो जूल पर कूलम। तो पोटेंशियल को किससे मेजर किया जाता है, जूल पर कूलम में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। पावर को वाट में मेजर किया जाता है, जूल को एनर्जी में मेजर किया जाता है, या वर्क डन में भी मेजर किया जाता है।
और पोटेंशियल को जूल पर कूलम में मेजर किया जाता है। तो ये था हमारा पार्ट 1। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।